हेलो फ्रेंड्स, सदना टैगोर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम कई सारे एमसीक्यू करेंगे जो हमने अपने लेक्चर के माध्यम से संवैधानिक विकास पढ़ा था। ठीक है ना, सारे अधिनियम हमने पढ़े थे, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम सहित, और जो हमने संविधान सभा पढ़ा था और संविधान निर्माण की जो समितियाँ पढ़ी थी, उनसे संबंधित एमसीक्यू मैं आज आपको कराऊँगा। ये एमसीक्यू सीरीज भी साथ साथ पॉलिटी के लेक्चर के साथ साथ चलती जाएगी। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या रहा हमारा। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन है, पढ़िए आप। ये जो जितने भी एमसीक्यू मैं करा रहा हूँ आपको, ये सारे आपको जितने भी मैंने लेक्चर में जो आपको पॉलिटी पढ़ाई है, उन सब वो सारे फैक्ट आपको यहाँ मिलेंगे। ठीक है ना, तो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपका है वो है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। ठीक है ना, आपके ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833। ठीक है ना, जब मैं आपको पढ़ा रहा था, ठीक है ना, तो आपको ध्यान होगा जब मैंने आपको पहला एक्ट पढ़ाया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, मैंने आपको पहला एक्ट पढ़ाया था। ठीक है ना, उसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले इसी एक्ट के थ्रू कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो उन्होंने यही पूछा है। ठीक है ना, यदि यहाँ पे 1935 का अधिनियम दिया होता तो आप कंफ्यूज हो सकते थे। ठीक है ना, यहाँ पे सीधी सीधी दिया है 1773, 1784 का एक्ट, चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833। मैंने अपने लेक्चर में भी ये बात आपको बताई। तो इसका सही आंसर है आंसर ए। ठीक है ना, आंसर ए जो आपका है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पहला अधिनियम था। भारतीय संविधान का विकास यहीं से चालू होता है, रेगुलेटिंग एक्ट से, और इसी के थ्रू क्या हुआ था, कलकत्ता में सबसे पहले एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। ठीक है ना, तो देखो थोड़ा सा देख लो डिस्क्रिप्शन इसके बारे में, रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में क्या लिखा है यहाँ पे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना 1774 में की गई थी, और सर एलिजा एम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है ना, कि एलिजा एम्पे जो थे इसके प्रथम क्या थे, मुख्य न्यायाधीश थे। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन देखो, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सही है। ठीक है ना, कुछ आपको कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन क्या है सही है। तो देखो, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। ठीक है ना, ये बात बिल्कुल सही है। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है ना, तो ये दो स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है ना, कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, ये बात तो सही है। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, लेमेस्टर नहीं थे। अभी अभी हमने देखा ऊपर, अभी अभी हमने देखा था पहला जो एमसीक्यू था, उसमें बताया था मैंने कि एलिजा एम्पे थे पहले न्यायाधीश, जो 1773 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी कलकत्ता में, उसके पहले न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे। ठीक है ना, तो पहला वाला केवल सही है। तो देखो आपके कूट क्या है, केवल 1, केवल सेकंड, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। ठीक है ना, तो ये वाला क्वेश्चन जो आपका यूपी आर ओ ए आर ओ इन सब चीज़ों में पूछा गया, ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आए हुए हैं। ठीक है ना, तो इसका आंसर है, आंसर ए है, मतलब केवल एक, जो पहले नंबर का जो आपका स्टेटमेंट है। ठीक है ना, ये कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई, यही सही है केवल। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, ये गलत बात है। ठीक है, तो हम देखते हैं अपना अगला एमसीक्यू। अगला क्वेश्चन आपका है, देखो इसमें दो सूचियाँ दी गई हैं, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को का सही उत्तर का चयन कीजिए। समझ रहे, तो सूची 2 को सूची 1 से मिलाना है। तो देखो पहले सबसे पहले सूचियाँ देख लो। तो सबसे पहले दिया हुआ है नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य की अनुमति, और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। ठीक है ना, तो आपको बताना है कि ये सारे कार्य किस किस अधिनियम के तहत हुए हैं, और ये सारे अधिनियम आपके सामने लिखे हैं। ठीक है ना, नियामक अधिनियम 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, ठीक है ना, चार्टर एक्ट 1833। तो ये सब आपके सामने दिए हुए हैं। ठीक है ना, फिर देखो कूट देख लो, ये इस प्रकार से कूट दिए हुए हैं,
इसमें से आपको चूज़ करना है कि कौन सा कूट सही है, ठीक है ना। ए नंबर का कूट सही है, बी नंबर का कूट सही है, सी नंबर का कूट सही है, ठीक है। तो आप सब क्या करो, कोशिश करो, ठीक है ना, सॉल्व करने की इसको, तब तक मैं समझाता हूँ, ठीक है। कूट आपने देख लिए। तो देखो, नियंत्रण परिषद की स्थापना, ये वही लिखा है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। मैंने आपको बताया था कि 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसके तहत की गई थी नियंत्रण परिषद की स्थापना, ठीक है। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत नियंत्रण परिषद की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना देखो बता चुका हूँ मैं, 1773 के एक्ट के द्वारा की गई थी। 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं उससे संबंधित, ठीक है ना। जो ईसाई मिशनरियाँ थी, ईसाई मिशनरियाँ या इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति मिली थी 1813 के चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत, ठीक है ना। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति हुई थी चार्टर एक्ट 1833 के तहत। मतलब कि ए नंबर का जो है इसका हो गया क्या 2, इसको मिलाएंगे इससे, इसको मिलाएंगे इससे, बी का हो गया 1, ठीक है ना। इंग्लिश मिशनरियों की स्थापना हुई थी 1813, तो सी का हो गया 3 और डी का हो गया 4। समझ आप। तो देखो बी नंबर का हम ऑप्शन देखें तो ए का हो रहा है 2, ठीक है ना, बी का हो रहा है क्या 1, ठीक है, और सी का हो रहा है 3, देखो इस वाले में बी वाली लाइन को देखो, और डी का हो रहा है 4। तो ये ऑप्शन सही है, मतलब हमारा क्या है, बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। इसी प्रकार से करना था, ठीक है ना, क्वेश्चन को। तो देख लो आंसर, देख लो आंसर क्या है, बी आंसर सही है। ये सारे फैक्ट मैंने आपको कराए, आप लेक्चर देखना तो सारे फैक्ट आपको मिलेंगे। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। तो अगला क्वेश्चन जो आपका है वो है, निम्नलिखित में से किससे अथवा किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, ठीक है ना। 4 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस में या किस से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। तो देखो 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 और प्राच्यविद एवं आंगलविद विवाद, इन तीनों में से किसके द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा की क्या पड़ी, नींव पड़ी। और आपके कूट देख लो, आपके कूट हैं केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3, 1 2 3, क्या तीनों सही है ये, ठीक है ना। तो आपको बताना है। तो कुछ जो 1813 के चार्टर एक्ट में आपको बताया था मैंने कि अंग्रेजों ने इसमें प्रावधान किया था, भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। 1813 के चार्टर एक्ट में प्रावधान किया गया था कि भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही साथ एक ये और चीज़ है, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, जी मैंने आपको नहीं पढ़ाया था क्योंकि ये आपकी परीक्षा के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और प्राच्यविद एवं आंगलविद विवाद, ठीक है ना, तो ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन ये तीनों सही है। तो मतलब इसका ऑप्शन है डी, समझ रहे, 1 2 3, मतलब निम्नलिखित में से किससे या किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, ठीक है ना। तो आप केवल इतना याद रख लो कि 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा पड़ी, ठीक है ना। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 और प्राच्यविद एवं आंगलविद विवाद, इनसे भी पड़ी है, ठीक है ना। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट केवल ये है, लेकिन आप तीनों को देख लो, इन तीनों से क्या हुआ है, शिक्षा की नींव पड़ी अंग्रेजी शिक्षा की। तो आपका ऑप्शन है आंसर डी। ये IAS में आया हुआ क्वेश्चन है, IAS प्री 2018 में एक क्वेश्चन आया। इसका थोड़ा सा हम डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, तो देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया। 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी, ठीक ना। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले, ठीक है ना। इस कमेटी के अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। कभी आपसे पूछ ले कि जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड मैकाले थे। और यह कमेटी काय के लिए गठित की गई थी, तो भारतीयों की शिक्षा के लिए की गई थी, अंग्रेजी शिक्षा के लिए की गई थी, ठीक है ना, ठीक है। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम, थी ना, कैवेंडिस बेंटिक, ठीक ना, इनके जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे उनकी बात हो रही, कि शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता थे ट्रेवेलियन थे, ठीक है ना, जबकि HT प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे, ठीक है ना।
अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे कौन? ट्रेवेलियन, और जबकि एच.टी. प्रिंसिप प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे, ठीक, नेतृत्व करता थे। तो ये तीनों ऑप्शन क्या हो रहे हैं आपके? सही हो रहे हैं। ये तीनों ऑप्शन जो है ना ये सही हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को करना था। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा भी अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के द्वारा भी अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, और प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद के कारण भी अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? ठीक है, तो आपने यदि मेरे लेक्चर देखो तो मैंने आपको ये वाला फैक्ट भी कराया है, ठीक ना, कि 1813 का जो चार्टर अधिनियम था इसके द्वारा क्या हुआ गया कि जो ब्रिटिश संसद थी उसने जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर भारत के साथ व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन था आपका, ठीक है ना। इसका आंसर देख लो, आंसर ए है, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो देखो आपका क्वेश्चन क्या है, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार्टर एक्ट जो 1813 था उसके संबंध में निम्नलिखित कथन दिए हुए उन पर विचार करना है। आपको समझ में आ रहा है मैं काय के एमसीक्यू कर रहा हूँ? जो आपको संविधान विकास मैंने पढ़ाया था, पहले लेक्चर से शुरू किया था, 2 लेक्चर में ख़त्म किया था। सारे अधिनियम पढ़े थे ना हमने, जितने भी अधिनियम पढ़े थे 1813 के चार्टर एक्ट से लेके 1935 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम, उन सारे अधिनियमों से आपसे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपको, ठीक है ना। तो देखो 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। तो कथन देख लो, कथन कौन कौन से हैं। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार पर एकाधिपत्य को समाप्त कर दिया, ठीक है ना, और चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया, ठीक है ना। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। ये फैक्ट हमने पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि 1813 की चार्टर एक्ट के थ्रू हुआ था ये। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सदृढ़ कर दिया, ठीक है ना। तो आपका क्वेश्चन देख रहे हैं ना आप, क्वेश्चन क्या है? चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है, ठीक ना। इन कथनों पर क्या करना है? विचार करना है, ठीक है। तो चार्टर एक्ट में क्या क्या दिया हुआ था? तो पहला कथन हमने पढ़ लिया, ये तो सही लग रहा है, ये सही है क्योंकि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। दूसरा भी सही है कि इसने कंपनी द्वारा अधिकारिक में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों में ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सदृढ़ किया। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया, ये बात गलत है, ऐसा नहीं हुआ था 1813 के तहत, ठीक है ना। तो 1 और 2 सही हैं केवल। तो आपके कूट देखो इस प्रकार से कूट दिए हुए हैं, इसमें केवल 1 और 2 सही हैं, केवल 2 और 3 सही हैं, केवल 1 और 3 सही है, 1 2 3 सही है। तो आपको पता है 1 और 2 सही है केवल, तो आपका ए नंबर का जो आपका आंसर है वो सही है, ठीक है ना, 1 और 2, ठीक है ना। आंसर आपका ए है, उत्तर आपका ए है, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन पढ़ लो क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट सा लग रहा है, ठीक है ना। तो देखो पढ़ लो। चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा, ठीक ना, ठीक ना, समाप्त कर दिएगा। जो भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया, केवल चीन और चाय के साथ व्यापार को छोड़कर। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों में ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सदृढ़ भी किया। इस एक्ट से हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों का अधिकार और राजस्व सौंपा गया, तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था, ठीक है ना। इस प्रकार जो ऊपर प्रश्न दिया गया था उसमें कथन 1 और 2 सही हैं, परंतु कथन 3 सही नहीं है, क्योंकि भारत का राजस्व 1858 ईस्वी का अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में आया। कभी क्वेश्चन पूछ ले कि भारत का राजस्व किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में आया, तो लगा के आना 1858 ईस्वी का अधिनियम, ठीक है ना। जो 1858 ईस्वी का अधिनियम था उसके तहत क्या हुआ, भारत का राजस्व जो है जो ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में आ गया था, समझ रहे आप। और ब्रिटिश संसद क्या हुआ, सीधे नियंत्रण में आ गया था। जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना तथा विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए
काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। ठीक है ना, तो ये पूरा डिस्कशन भी मैंने आपको पढ़ा दिया। इसमें हमें एक नया फैक्ट मिल गया कि 1858 अधिनियम के तहत जो भारत का राजस्व था वो ब्रिटिश संसद के अधीन आ गया। ठीक है, समझ रहे आप? तो इस प्रकार से करना था इसको। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, ये सारे एमसीक्यू में आपको घटना चक्र से करा रहा हूँ। ठीक है ना, घटना चक्र से करा रहा हूँ। घटना चक्र सबको ही लगाते हैं साथ साथ, और जहाँ जहाँ से आपको मिलेंगे, जो जहाँ जहाँ से एमसीक्यू मुझे मिलेंगे वहाँ वहाँ से मैं एमसीक्यू आपको कराऊंगा। ठीक है ना, तो देख लो। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ठीक है ना, तो किस अधिनियम ने क्या किया कि भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो ये है चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जो चार्टर एक्ट 1833 था, ठीक ना, जो चार्टर एक्ट 1833 था, इसमें क्या किया गया था, इसी के द्वारा ही सबसे पहले क्या किया गया था कि भारतीयों को देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया था। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ लो। भारत के संवैधानिक विकास से ये क्वेश्चन चल रहे हैं, समझ रहे ना, तो इसका थोड़ा सा वो पढ़ लेते हैं हम। चार्टर्ड एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा में अयोग्य नहीं माना सकेगा। आप जाके देखना मेरा लेक्चर जो मैंने आपको कराया, उसमें मैंने 1833 के अधिनियम में पढ़ाया है कि जन्म स्थान, धर्म, वंशानुक्रम, वर्ण आदि के आधार पर जो कंपनी के अधीन पद थे उनमें किसी भी के साथ कोई के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। कंपनी में यदि भारतीय शामिल होंगे तो क्या करेंगे, वो प्रशासन संभालेंगे देश का। तो यहाँ से शुरुआत हो रही है, ठीक ना, प्रशासन की। तो इस प्रकार से घुमा के ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो 1833 के अधिनियम के तहत सबसे पहले क्या किया गया, भारतीयों को प्रशासन में कुछ हिस्से लेना संभव बनाया गया। ठीक है ना, ठीक है। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदार हेतु मुख्य आधार बनी। तो यह आपका पूरा क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस प्रकार से करना था इस क्वेश्चन को। फिर हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। तो आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? आपके ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है ना, तो 1861 का अधिनियम आप जाके पढ़ना, इसका ऑप्शन सही है 1861 का अधिनियम। 1861 के अधिनियम के तहत क्या हुआ है कि जो भारतीय विधान परिषद थी उसको बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या है, 1861 का अधिनियम। और 1892 का अधिनियम, बी नंबर का जो आपका ऑप्शन है वो सही है, 1892 का अधिनियम। ठीक है ना, मैंने 1892 के अधिनियम में पढ़ाया गया। ठीक है ना, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लो उसको। इसका 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई थी, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं मिला था। ठीक है, 1892 का अधिनियम था, उसके द्वारा सबसे पहले बजट पर बहस करने का क्या मिला, अधिकार मिला। समझ आप? फिर हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। MPPSC प्री में आया है ये क्वेश्चन। तो देखो, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई? ठीक है ना, तो आपको पता है, मैंने आपको पढ़ाया था कि 1919 का जो माल्य मिंटो सुधार था उसके द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। जो मुस्लिम प्रजाति या मुस्लिम जनजाति उनको क्या किया गया था, पृथक निर्वाचन दिया गया था। ठीक है ना, तो आपके ऑप्शन देख लो, भारत काउंसिल अधिनियम 1892, माल्य मिंटो सुधार 1909, मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसमें से आपका सही वाला है बी नंबर का, माल्य मिंटो सुधार 1909। ठीक है, तो ये आपका सही है। फिर हम देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है ना। तो आपके जो ऑप्शन है वो हैं भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके थ्रू की गई थी सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, लेकिन उसके थ्रू फेडरल कोर्ट की स्थापना नहीं की गई थी। और साथ ही वह ऑप्शन में भी नहीं है। जहाँ पर संघीय कोर्ट या फेडरल कोर्ट लिखा हो वहाँ पर क्या है 1935 का अधिनियम सही है, क्योंकि ऑप्शन में 1935 का अधिनियम दिया हुआ नहीं है। इसलिए आपका जो डी नंबर का ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, ये सही है। ठीक है ना। तो ये आपका जो डी नंबर का ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि 1935 के अधिनियम के तहत भारत में क्या की गई थी, फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है ना। तो देखो आंसर क्या है, डी। डी सही है। ठीक है, पढ़ लो थोड़ा सा डिस्कशन। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना, संघीय न्यायालय या फेडरल कोर्ट की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को, ठीक है ना, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गुयर थे। ठीक है ना। फेडरल ये वाला फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, लिख लेना अपने नोट्स में कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1937 को। और किस अधिनियम के तहत की गई थी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर मॉरिस गुयर, इनका नाम याद रखना। फेडरल कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ठीक ना। 1773 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी उसके पहले न्यायाधीश थे एलिजाम पे। और जो 1935 अधिनियम के तहत जो फेडरल कोर्ट या संघीय न्यायालय की स्थापना हुई है उसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं सर मॉरिस गुयर। ये लिखा है नाम, सर मॉरिस गुयर, अच्छे से कर लेना। उपयुक्त दिए गए विकल्पों में भारत सरकार अधिनियम 1935 नहीं होने के कारण विकल्प का सही उत्तर डी है। ठीक है ना, जो मैंने आपको कराया उपयुक्त में से कोई नहीं। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपसे पूछा गया कि भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था। ये नहीं पूछा गया इस क्वेश्चन में। देखो पहले तो देख लो क्वेश्चन क्या है, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो कि भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था। ठीक है ना। तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 1935 में, 1937 में, 1946 में, 1947 में। इसमें से आपको बताना है कि ठीक है ना कि किस वर्ष संघीय न्यायालय स्थापित किया गया। ठीक है ना। तो क्वेश्चन को गौर से देखो तो इसमें ये नहीं पूछा गया है कि किस अधिनियम के थ्रू। यदि अधिनियम के थ्रू पूछा जाता तो लगा के आते हम 1935 का अधिनियम। ठीक है ना। इसमें पूछा है किस वर्ष, तो मैंने आपको अभी ऊपर ही पढ़ाया है, देखो ये पढ़ाया 1 अक्टूबर 1937 को फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो 1937 का आंसर क्या है, सही है। ये बी नंबर का ऑप्शन आपका सही है। 1937 में की गई थी फेडरल कोर्ट की स्थापना। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है केंद्र में दैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया था। केंद्र में दैत शासन मतलब दोहरी शासन व्यवस्था किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी। आपके ऑप्शन है 1909 के अधिनियम के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत, 1947 के तहत। तो केंद्र में दैत शासन की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत की गई थी। ठीक है ना। तो आपको बताना है। ठीक है, आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, सही आंसर है सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में क्या किया गया था, द्वैत शासन लाया गया था, दोहरी शासन व्यवस्था लाई गई थी। ये मैंने आपको पढ़ाया है बहुत अच्छे से। ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन, क्योंकि आपके कोर्स में 1919 का अधिनियम 1935 का अधिनियम प्रमुखता से दिया हुआ है। ठीक है ना। जो आपका प्रीलिम्स का कोर्स है पॉलिटी का यूनिट 6 का, उसमें 1935 का अधिनियम 1919 का अधिनियम स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। ठीक है ना। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं हम। ठीक है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में दैत शासन एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में दैत शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया था। जो प्रांतों में जो दैत शासन व्यवस्था थी उसको समाप्त किया गया था 1935 के अधिनियम के तहत, और प्रांतों में दैत शासन का उपबंध किया गया था 1919 के अधिनियम के तहत। समझ रहे आप। जो प्रांतों में दैत शासन चालू किया गया था 1919 के अधिनियम के तहत, और जो प्रांतों में दैत शासन समाप्त किया गया था 1935 के अधिनियम के तहत। केंद्र में दैत शासन लाया गया था 1935 के अधिनियम के तहत, और एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात कही गई थी। ठीक है ना। और केंद्र में दैत शासन के तहत
संघीय विषयों को दो भागों में बांटा गया था, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। समझ रहे? तो ये सारे फैक्ट हैं, ये मैंने आपको पूरे पढ़ाए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में देश शासन प्रणाली की स्थापना की गई। आपके ऑप्शन है भाषा शासन अधिनियम 1935 के थ्रू, भाषा शासन अधिनियम 1919 के तहत, भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत, भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। बताना है आपको। अभी ऊपर ही मैंने बताया कि केंद्र में देश शासन लाया गया था भाषा शासन अधिनियम 1935 के थ्रू, प्रांतों में देश शासन लाया गया था भाषा शासन अधिनियम 1919 के थ्रू। ठीक है ना, तो आपका सही आंसर है ए नंबर का। ठीक है ना, जो आपका ये वाला ऑप्शन जो है ये सही है, भाषा शासन अधिनियम 1935 के थ्रू। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है, ठीक है, पढ़ते हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं, ये आपको बताना है। ठीक है ना, तो प्रांतों की कार्यकारिणी में सरकार में देश शासन की व्यवस्था, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में देश शासन की व्यवस्था, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायन शक्ति का हस्तांतरण। ठीक है ना, और आपके कूट हैं, इन तीनों स्टेटमेंट में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है ना, 1919 के अधिनियम के तहत कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आपके कूट हैं केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, और एक दो तीन। ठीक है ना, आपको ये बताना है। ठीक है, तो आंसर कीजिए इसका। टफ बिल्कुल नहीं है, अभी ऊपर ही तो हम सब पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है ना, तो देखो क्या है। तो पहला स्टेटमेंट है प्रांतों की कार्यकारी सरकार में देश शासन की स्थापना की, बिल्कुल की गई। 1919 का अधिनियम के तहत प्रांतों में देश शासन की स्थापना की गई या दोहरी शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। ठीक ना, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था ये नहीं की गई, ये तो 1909 का जो पार्लियामेंट सुधार था उसमें की गई थी, तो ये बात तो गलत हो गई भाई। और केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायन शक्ति का हस्तांतरण ये भी किया गया है। समझ आप? तो इसके तहत देखें तो हमारा जो एक और तीन नंबर का जो आंसर है वो सही है। तो यदि इसके तहत हम अपने ऑप्शन देखें तो हमारा जो सी नंबर का जो ऑप्शन है एक और तीन ये सही है। ठीक है ना, तो ये आपका सही हो गया। समझ रहे आप? तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देख लो। ठीक है, तो भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू एवं वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में देश शासन की स्थापना की गई जिसके तहत प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासनिक विषयों को दो भागों में बांट दिया गया, आरक्षित विषय, हस्तांतरित विषय। ठीक है ना, और पढ़ते हैं हम थोड़ा सा। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए, जबकि जो हस्तांतरित विषय थे उसका उत्तरदायित्व प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया। साथ ही केंद्र और प्रांतों के मध्य भी शक्तियों का बंटवारा संघीय एवं प्रांतीय विषयों के रूप में किया गया। ये सब भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हो रहा है। सब देख लेना अच्छे से, ये सब पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। ठीक है ना, जहाँ तक मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रश्न है तो यह 1909 के अधिनियम में ही कर दिया गया था। ठीक है ना, 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था न केवल जारी रही बल्कि इसमें सिख, यूरोपीय, भारतीय ईसाई और एंग्लो इंडियन के लिए भी विस्तारित किया गया था। समझ रहे? जो मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मिला था 1909 के पार्लियामेंट सुधार में, जो 1919 का अधिनियम था उसमें क्या किया गया, इस व्यवस्था को जारी रखा गया और साथ ही साथ सिखों, यूरोपियों, भारतीय ईसाइयों एवं एंग्लो इंडियनों के लिए भी विस्तारित किया गया। ठीक है ना, तो ये था आपका फैक्ट। फिर हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की, किस अधिनियम के थ्रू। ठीक है ना, तो कैबिनेट मिशन, आपके ऑप्शन है कैबिनेट मिशन, साइमन मिशन, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है ना,
तो प्रांतीय स्वायत्तता, समझ रहे आप। तो 1935 के अधिनियम के थ्रू तो की नहीं गई थी, साइमन कमीशन और कैबिनेट मिशन के थ्रू भी नहीं की गई थी। इसका सही आंसर है डी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, ठीक है ना। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं हम 8वें क्वेश्चन का। देखो, ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत प्रारंभिक रूप से भारत सरकार अधिनियम 1919 से हुई है, जिसे 1935 की भारत सरकार अधिनियम से विस्तारित और स्थापित किया गया। ज्ञातव्य है कि झारखंड लोक सेवा आयोग ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर सी माना है, जैसे संशोधित उत्तर कुंजी में परिवर्तित कर डी कर दिया गया, ठीक है ना। झारखंड पीएससी का ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। उसका सही आंसर भारत शासन अधिनियम 1919 ही है। प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुई है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई, ठीक है ना। तो भारतीय विधान पालिका उसको प्रथम बार द्विसदनी बनाया गया किस अधिनियम के तहत, आपको बताना। तो आपके ऑप्शन जो हैं वो हैं 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आंसर करने की कोशिश करो कौन सा ऑप्शन सही है। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई किस अधिनियम के तहत, आपको दिमाग में लाना है ये चीज़, ठीक है ना। मैंने आपको ये पढ़ाया है, ठीक है ना। आप जाके देखना लेक्चर्स को, तो उसमें आपको साफ साफ मैंने पढ़ाया है, संवैधानिक विकास को आप देखना। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, तो इसका सही ऑप्शन देखो सी नंबर का है। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा जो भारतीय विधान पालिका थी वो द्विसदनी बनाई गई, मतलब लोकसभा राज्यसभा, समझ रहे आप। तो उत्तर इसका क्या है, सी है। थोड़ा डिस्क्रिप्शन पढ़ लो, ठीक है ना, कुछ नॉलेज मिलेगी। तो देखो, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनी विधान पालिका की स्थापना की गई, ठीक है ना। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनी विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन, राज्य परिषद, ये सब मैंने पढ़ा है। अवधि, ठीक है ना, 5 वर्ष थी इसकी, ठीक है ना। तथा इस अधिनियम की धारा 18 के तहत इसके 60 सदस्य थे। सारे सदस्य मैंने सब कुछ ये पूरे फैक्ट आपको कवर कराए हैं, फिर से पढ़ लो, ठीक है ना। और ठीक है, तो फिर से पढ़ते हैं। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन, राज्य परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट, इसकी अवधि थी प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक, ठीक है ना। और जो ऊपरी सदन था उसको राज्य परिषद बोलते थे, ठीक ना। तथा इस अधिनियम की धारा 18 के तहत इसके 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे। निचला सदन था केंद्रीय विधानसभा, इसकी जो अवधि थी, समझ रहे आप, ये लिखा ना, इसकी अवधि प्रथम बैठक से 3 वर्ष थी, ठीक है ना। तथा भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 19 के तहत इसमें मूलतः 140 सदस्य थे, ठीक ना, जिसमें से 100 निर्वाचित थे, 40 मनोनीत थे, ठीक ना, जिसमें से अधिकतम 26 सरकारी होने थे, ठीक है। ज्ञातव्य है कि 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु बने नियमों के तहत राज्य परिषद के 60 सदस्यों में से 33 के निर्वाचित तथा 27 के मनोनीत होने का प्रावधान किया गया था। तो ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं, आप एक बार वीडियो को पॉज करके आप देख लेना, ठीक है ना। जबकि केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर पहले 143, ठीक है ना, तथा फिर 145 कर दी गई। 104 निर्वाचित, 41 मनोनीत, ठीक ना। उल्लेखनीय है कि दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों में से एक एक बरार से निर्वाचित होने वाले सदस्य भी होते थे, ठीक है ना, जिन्हें गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। बरार से मनोनीत होने वाले सदस्य के निर्वाचित होने के कारण अनेक उल्लेखों में उसे निर्वाचित सदस्यों की संख्या में शामिल कर दिया गया। तो ये पूरा इसका डिस्क्रिप्शन था, आप एक बार वीडियो पॉज करके देख लेना, ठीक है ना। अब हम करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो अब आपका अगला क्वेश्चन जो है MBPSC 2013 में आया है, ठीक है ना। चलो देखते हैं, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया, ये पूछा है MBPSC 2013 में। ठीक, अभी अभी ऊपर पढ़ा हमने कौन सा एक्ट है, ठीक है ना। तो इसका आंसर दो, तो इसका आंसर है 1919 का एक्ट, अभी अभी पढ़ा है हमने।
ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो देखो आपका अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक ना। 1919 के मार्टिन्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई थी। पहला स्टेटमेंट ये है आपका मार्टिन्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो था 1919 का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। 1919 और 1935 का दिन आपके कोर्स में बिल्कुल दिए हुए हैं MPPSC के, ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, 1919 के मार्टिन्यू चेम्सफोर्ड सुधार में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई थी, ठीक है ना। दूसरा स्टेटमेंट जो है वो है कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो आपके हैं इसमें से केवल आपके लिए एक फैक्ट नया है जो मैंने कवर नहीं करा पाया, ये वाला कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था, ठीक है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से सही हैं, ठीक है ना। कि जो कूट हैं वो है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं। तो आपका पहला जो कूट है वो है केवल एक सही है स्टेटमेंट, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, और ना तो एक और ना तो दो, ये आपका है, ठीक है ना। डी नंबर का ना तो एक और ना तो दो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। वैसे मैं आपको बता दूं दोनों सही हैं ये, ठीक है ना, ये दोनों ऑप्शन सही हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो गया डी, आपका ऑप्शन हो गया बी, समझ रहे आप। मतलब ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, ये वाला भी ये वाला भी, कि 1919 के मार्टिन्यू चेम्सफोर्ड सुधार में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई थी। 1935 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। सॉरी मैं थोड़ा गलत बता गया आपको, जो आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है, ऐसा नहीं है, इस वाले में ऐसा नहीं हुआ था। जो 1935 वाला जो जो आपका स्टेटमेंट है ये सही है, ठीक है ना, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था, ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है, ठीक है। गलती हो गई थोड़ी सी, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। IAS में आया हुआ क्वेश्चन है ये, IAS प्री 2021 में। इसके कूट देखो जी हैं केवल एक और दो दोनों, बी और डी, मतलब बी में है केवल दो, तो केवल दो वाला जो आपका सही है, ठीक है ना। तो ये IAS प्री का क्वेश्चन है 2021, इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ लो है ना, तो इसमें याद रह जाए, ठीक है। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हम पढ़ लेते हैं इसका, देखो इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। मार्टिन्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में अभिहित भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था, परंतु यह सीमित वर्गों की महिलाओं के लिए था केवल, और सभी महिलाओं के लिए व्यक्ति मताधिकार पर आधारित नहीं था। इस प्रकार कथन एक सही नहीं है, ठीक है ना। तो इन्हें डिस्क्रिप्शन दे दिया कि क्यों कथन एक सही नहीं है, फिर कथन दो को देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं गलती कर गया था, ठीक है ना। फिर देखो जो 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित वर्गों, महिलाओं, श्रमिकों के लिए भी पृथक निर्वाचक मंडलों का प्रावधान करते हुए, ठीक है, विधानमंडल में स्थान आरक्षित किए गए थे। इस प्रकार कथन दो सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका डिस्क्रिप्शन है। देखो अगला क्वेश्चन, ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका क्वेश्चन है भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है अथवा सही है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था जो भारत में होनी थी, ठीक है ना। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। ये दो स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं, ठीक है ना। जो दूसरे नंबर का फैक्ट जो है ये सही होता है तो आप क्या होगा, आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आपको क्या है करना है, तो देखो दोनों स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लो कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। दूसरा स्टेटमेंट है भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। अब दिए हुए हैं कुछ कूट, तो उन कूट्स को आप देख लो, ठीक है ना। तो आपको बताना है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो आपको बताना है कि केवल एक सही है, ठीक है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही हैं, ना तो एक ना ही दो, ठीक है ना। तो अपना दिमाग लगा थोड़ा सा बताने की कोशिश करो।
पहला वाला स्टेटमेंट तो देखो सही है, मैंने आपको पढ़ा है कि 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था। ठीक है, सही बात है, ये 1919 का अधिनियम में बात थी ये। और दूसरा जो है, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। ठीक है ना, तो आपको जो सी नंबर का जो ऑप्शन है वो सही है, सी नंबर का कूट आपका सही है, दोनों ऑप्शन इसके सही हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लो। ठीक है, भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा का प्रारंभ 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना से हुआ था तथा 1855 से इस हेतु प्रतियोगी परीक्षा लंदन में ही आयोजित की जाने लगी। भारतीयों की लगातार मांग के बावजूद यह परीक्षा भारत में न होकर लंदन में ही होती रही। ठीक है, अंततः भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुरूप वर्ष 1922 से आईसीएस की परीक्षा भारत में भी प्रारंभ हो गई। तो जो 1919 का अधिनियम था उसके तहत 1922 में सिविल सेवा की पहली परीक्षा हुई भारत में। ठीक है ना, इलाहाबाद में हुई और बाद में फिर दिल्ली में हुई। फिर 1930 के दशक के अंत तक यूरोप वासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई तथा इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक हो चुका था। समझ रहे, अंग्रेजों ने शुरू की थी ये सेवा। ठीक है ना, विषय भी बहुत ऊटपटांग थे, वर्ल्ड हिस्ट्री के थे। ठीक है ना, और भारतवासी क्या हो गए थे 1941 तक यूरोप वासियों से अधिक हो गए थे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है ना, तो ये आप कर लेना। फिर हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। आपका आपका क्वेश्चन है, देखो, केंद्रीय विधानसभा का या के निम्नांकित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए हैं। आप देखना, मेरे लेक्चर में मैंने आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से कराई है, तो आपको बताना ही कौन कौन से निर्वाचन जो हैं वो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए हैं। ठीक है, तो देखो, ए नंबर का 1926, बी नंबर का 1937, सी नंबर का 1945। इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन से निर्वाचन जो हैं वो आपके भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए हैं। ठीक है, इसके हम देखते हैं आप कूट के, इसके कूट क्या है। ठीक है ना, आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन से निर्वाचन हुए हैं। तीनों हुए हैं कि केवल ए हुआ है कि केवल बी हुआ है कि तीनों हुए हैं, या ए और बी हुआ है, क्या ए और सी हुआ है, क्या बी एस सी हुआ है। इस प्रकार से आपको कूट दिखेंगे। तो देखो कूट दिखाता हूँ मैं आपको। पे कूट देखो जी है, सही उत्तर का चयन करना है। ठीक ना, कूट जी है केवल एक, मतलब केवल ए। ठीक है ना, बी और सी, ए और सी, ए बी सी। ठीक है ना, ए बी सी, तो ये आपको बताना है। समझ रहे आप, ए बी सी। तो इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, तो बताओ कौन से है। यदि आपने ध्यान से पढ़ा होगा लेक्चर्स को तो आप इसको सही से कर दोगे। ठीक है ना, तो जो आपका ए और सी जो है ये ऑप्शन सही है। समझ रहे, मतलब 1926 और 1945 के जो आपके अधिनियम, 1926 और 1945 के आपके जो चुनाव थे वो 1919 के अधिनियम के तहत हुए हैं। ठीक है ना, तो यही सही है। समझ रहे, देख लेते इसका डिस्क्रिप्शन। उत्तर इसका सी है, ए और सी सही है। तो देखो, प्रश्नगत वर्षों में से वर्ष 1926 और वर्ष 1945 का, ठीक है ना, केंद्रीय विधानसभा का चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ है। 1926 का चुनाव और 1945 का चुनाव क्या हुआ है, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ है। 1937 का अधिनियम नहीं हुआ है। RAS में ये क्वेश्चन आया हुआ है, RTS प्री 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका। ठीक है, घटना चक्र से ये पूरे क्वेश्चन चल रहे हैं आपके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो, MPPSC 2020 में आया है। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत, ठीक है ना, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष आयोजित किया गया था। ठीक है, 1930 में, 1934 में, 1945 में, 1947 में। ये आपके ऑप्शन है ABCD कि 1930 में हुआ था, 1945 में हुआ था, 1934 में हुआ था, 1947 में हुआ था। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखो वीडियो को पॉज करके, कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका जो थी उसका अंतिम निर्वाचन किस वर्ष आयोजित किया गया था, तो आपको बताना है। ठीक है, तो करिए आंसर। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी,
1945 अंतिम निर्वाचन हुआ था। ठीक है ना, ये सारे फैक्ट मैंने करा चुका हूँ, जाना देखना। ठीक है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ लो, उसका उत्तर सी इसका सही है। 1945 में क्या हुआ था, अंतिम निर्वाचन हुआ था 1919 का अधिनियम के तहत। तो भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन वर्ष 1945 में आयोजित किया गया था। तो ये आपका क्या था, क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से कर लो। ठीक है ना। तो राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। ठीक है ना, जो हमारे राष्ट्रपति है वो अध्यादेश जो निकालते हैं वो किस अधिनियम से प्रेरित है, तो आपको बताना है। तो देखो, भारत सरकार अधिनियम 1919 से प्रेरित है, भारत सरकार अधिनियम 1935 से, भारत सरकार अधिनियम 1909 से, भारत सरकार अधिनियम 1947 से। करिए क्वेश्चन, ये भी मैंने आपको फैक्ट कवर कराया है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। ठीक है ना, किस अधिनियम के तहत। ठीक है, करो। तो देखो, इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली थी गवर्नर जनरल को। उसी से प्रेरित है जो हमारे वर्तमान राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं वो शक्ति। ठीक है ना, तो इसका आंसर बी है। देख लो, डिस्कशन पढ़ लो थोड़ा सा। यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति जो है अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है, अध्यादेश जारी करता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 और 43 से प्रेरित है। ठीक है ना, 1861 के अधिनियम में ही मिल गई थी शक्ति गवर्नर जनरल को। ठीक है, और जो 1935 के अधिनियम की धारा 42 और 43 है उससे प्रेरित है वर्तमान में भारतीय राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जो आर्टिकल 123 है। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रबद्ध किया गया। ठीक है ना, आपके ऑप्शन है 1919 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, 1947 का भारत सरकार अधिनियम। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रबद्ध किया गया है। करिए आंसर। MPPCS 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत। तो देखो, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, इसके तहत। तो इसका सही है ऑप्शन सी, संवैधानिक निरंकुशता। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ लो कि संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रबद्ध किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में सबसे जटिल दस्तावेज है। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि की व्यवस्था की गई थी। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया MCQ। तो हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन जो है वो है कि भारत के संविधान में, ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है। ठीक है ना, तो आपके ऑप्शन है पार्लियामेंट्री सुधार 1909, मार्टिन चेम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है ना, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि जो हमारे संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन जो है वो निम्नलिखित में से किस योजना पर आधारित है। वो योजना आपको ऑप्शन में दी हुई है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस योजना के तहत। ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी IAS का है, IAS 2012 में पूछा गया। तो बताओ आंसर करो, इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है ना, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत क्या हुआ है, गठन हुआ है। फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। ठीक है, आपको बताना है कौन सी विशेषता नहीं थी। 4 विशेषताएं आपको नीचे दी गई हुई हैं, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता
भारत सरकार अधिनियम 1935 की नहीं थी। तो देखो विशेषता कौन सी पहली, इस अधिनियम में अखिल भारतीय संघ का प्रावधान था। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिका को आवंटित किए गए थे। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसने प्रांतीय स्तर पर देश शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में देश शासन को लागू किया, केंद्र में लागू किया। देखो चारों स्टेटमेंट को, बताओ कौन सा गलत है कौन सा नहीं है। पहला तो देखो सही लग रहा, अखिल भारतीय संघ की बात की गई थी 1935 के अधिनियम में। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिका को आवंटित की गई थी, ऐसा कभी हुई नहीं है। अवशिष्ट शक्तियाँ वर्तमान संविधान में भी केंद्र के पास है, पहले भी गवर्नर जनरल के पास थी, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन गलत है आपका। सी जो है यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, सही बात है। इसने प्रांतीय स्तर पर देश शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में देश शासन लागू किया। केंद्र में देश शासन आया था 1935 के अधिनियम के तहत। प्रांतों में देश शासन या दोहरी शासन व्यवस्था 1935 के अधिनियम के तहत समाप्त हुई थी और केंद्र में देश शासन आया था। तो डी भी आपका सही है, सी भी आपका सही है, समझ रहे आप। इसमें कूट दिए हुए हैं वो, इसमें आपका बी वाला सही है, मतलब कि बी वाला गलत है, मतलब बी ऑप्शन सही है, समझ रहे। आपका क्वेश्चन था निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। तो ये विशेषता नहीं थी, ये बात गलत है, बाकी सब विशेषताएं थी, समझ आप। तो ए सी डी सही है, मतलब कि ये अधिनियम की विशेषता थी। तो इसके अंतर्गत हमारा बी ऑप्शन सही है कि ये नहीं थी विशेषता, ठीक है। RAS में ये क्वेश्चन आया था। हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में देश शासन भारत में लागू किया गया था किस अधिनियम के थ्रू। तो पहला आपका ऑप्शन है 1909 के अधिनियम के द्वारा, 1919 के अधिनियम के द्वारा, 1935 के अधिनियम के द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है ना। तो आपको बताना है। तो ऊपर ही हम पढ़ चुके हैं, अभी केंद्र में देश शासन आया था 1935 के अधिनियम के तहत। तो आपका ऑप्शन सही क्या है, 1935 के अधिनियम के द्वारा है, सी नंबर का ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो आपका अगला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था किस अधिनियम में। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, या भारत सरकार अधिनियम 1919 में। सी नंबर का आपका ऑप्शन है और डी नंबर का आपका ऑप्शन है कैबिनेट मिशन 1946 में। तो आपको बताना है कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया किस अधिनियम के तहत। भारत सरकार अधिनियम 1935, अगस्त प्रस्ताव 1940, किस अधिनियम के तहत आपको बताना है। तो आंसर दीजिएगा। तो इसका सही आंसर जो है वो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी आया है MPPSC में, ठीक है। तो देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, तो आपका अगला क्वेश्चन जो है वो है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी। आपके ऑप्शन जो हैं वो हैं भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी। तो भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। तो आपको आंसर करना है, बताइए कि संघीय शासन की व्यवस्था दी थी किस अधिनियम ने, आंसर कीजिए। इसका सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है ना। दिमाग में घुसा लो, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो उसका सही आंसर है ये। फिर आप देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका। ये क्वेश्चन आपका है, ये IAS में भी आया है, ठीक है ना, UPPCS में भी आया है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख लो, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन जो है वो है 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ या अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थी। 1935 में जो अखिल भारतीय संघ बना था उसमें अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थी। तो आपके ऑप्शन है संघीय विधान पालिका को, प्रांतीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय गवर्नर को। प्रांतीय गवर्नर को तो देंगे नहीं, विधानमंडलों को भी दी नहीं गई, संघीय विधान पालिका को दी नहीं गई,
ठीक है ना। तो इसका आंसर है गवर्नर जनरल को। ठीक है ना। तो गवर्नर जनरल को दी गई थी अवशेष शक्तियाँ 1935 के अधिनियम के द्वारा। तो ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो आपका सी नंबर का ऑप्शन सही है। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं आपका अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण स्थायी अवयव नहीं है? ठीक है ना। देश के लिए लिखित संविधान, विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेही प्रतिनिधि, ठीक है ना, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का किया जाना। देखो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, दिमाग लगाने की कोशिश करो उस क्वेश्चन में, लगाओ दिमाग, क्वेश्चन को पढ़ो, ऑप्शन को पढ़ो पढ़ो। यदि थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इसका आंसर आप कर दोगे। ठीक है, फिर से देखो क्वेश्चन को देखते हम, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैं अच्छे से समझा रहा हूँ। ठीक है ना, फिर से देख लो। निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण स्थायी अवयव नहीं है? तो पहला है ए नंबर का ऑप्शन, देश के लिए लिखित संविधान। उसने पूछा कि एक नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक। ठीक है ना, ठीक है ना, कौन सा एक, तो उसने बता दिया कि केवल एक है। उसने पहले क्वेश्चन में ये तो बता ही दिया कि निम्नलिखित जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं ए बी सी डी, इनमें केवल एक है जो 1935 के अधिनियम में नहीं है शामिल, समझ रहे ना। तो बाकी तीन तो शामिल हैं ही, केवल एक ढूंढना है आपको जो शामिल नहीं है। ठीक है ना, तो महत्वपूर्ण स्थायी अवयव नहीं है, समझ रहे आप, 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण स्थायी अवयव नहीं है। तो देखो, देश के लिए लिखित संविधान, विधानमंडल के निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का संवाचित किया जाना। देखो लिखित संविधान का आपने सुना कभी कि लिखित संविधान की बात हुई हो 1935 के अधिनियम में? नहीं हुई। लिखित संविधान की सबसे पहले बात हुई थी क्रिप्स मिशन में, फिर कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का निर्माण हुआ था। ठीक है ना, क्रिप्स मिशन में सबसे पहले बात की गई थी लिखित संविधान की। ठीक है, तो आपका देखा जाए तो जो ए ऑप्शन है ये सही है, मतलब ए ऑप्शन नहीं था शामिल 1935 के अधिनियम में। ठीक है ना, यूपीपीसीएस मेंस का ये क्वेश्चन है, ए नंबर का आपका सही है। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ लो कि भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। अन्य तीन विकल्प भारत शासन अधिनियम 1935 में समाहित थे। ठीक है ना, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। फिर हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है कि जो आपका 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसके ऑप्शन देख लो। 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। ठीक है ना, ये आपके दो ऑप्शन होगा। फिर अगले दो ऑप्शन बताता हूँ आपको। इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है, इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। तो ये सारे ऑप्शन हैं, तो आपको बताना है, ठीक है ना, आपको बताना है कि जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो क्यों महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। ठीक है ना, तो ये बात तो सही है भाई, 1935 का अधिनियम सारी चीज़ें ली गई, मतलब बहुत सी चीज़ें ली गई। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, नहीं मिली इसके द्वारा, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा मिली, मैंने पढ़ा है आपको। ठीक है ना, फिर देखो अगले दो ऑप्शन जो हैं, वो अगले दो ऑप्शन क्या हैं? अगले दो ऑप्शन जो हैं वो हैं, इसमें भारत का विभाजन उल्लेखित है, बिल्कुल नहीं है उल्लेखित भारत का विभाजन इसमें। इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई थी, ये भी ऐसा भी नहीं हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ए। ठीक है ना, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। तो केवल ए आंसर आपका क्या होगा? सही होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है ना, तो ये वाला ऑप्शन क्या है आपका? सही है। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक और क्वेश्चन, ए ऑप्शन इसका सही है। देख लो, डिस्क्रिप्शन पढ़ा देता हूँ, डिस्क्रिप्शन पढ़ लो। ठीक है ना, हर चीज़ बिल्कुल सही में आना चाहिए। तो देख लो, भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। इस अधिनियम के मुख्य उपबंध हैं
संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में देश शासन की स्थापना, प्रांतों में देश शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन तथा फेडरल न्यायालय की स्थापना आदि। ये सब इसके प्रावधान है, वीडियो पॉज करके पढ़ लेना, मैंने लेक्चर्स में भी सारे प्रावधान पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन जो है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम से संबंधित सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और जो भी अधिनियम से संबंधित है वो सारे इंपॉर्टेंट है ना। घटना चक्र से ये मैं आपको सारे एमसीक्यू करा रहा हूँ। पूरे भरगुआ में कोई भी किताब उठाओगे पॉलिटी की, उसमें जितने भी एमसीक्यू दिए हैं ये घटना चक्र से ही बनाए गए हैं। तो वही घटना चक्र डायरेक्ट उठा के मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये 25वें नंबर का क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है, और संवैधानिक विकास से संबंधित हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, इम्पोर्टेंट। तो देखो निम्नलिखित में से किस अधिनियम में या किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा यानी म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया, ठीक है ना। तो आपके ऑप्शन जो हैं वो हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। समझ रहे आप। तो आपको बताना है कि किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, बताइए, आंसर दीजिए। तो आपका सही आंसर है 1935 का अधिनियम, ठीक है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा क्या किया गया, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, ठीक है ना। यही लिखा दो डिस्क्रिप्शन में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के अनुरूप बस 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, ठीक है। तो ये आपका क्या था, आज का लास्ट क्वेश्चन था। जो अगला हमारा एमसीक्यू का वीडियो होगा वो क्या होगा, आपका जो संविधान सभा आपने पढ़ी थी ना, और जो संवैधानिक विकास आपने पढ़ा है, संवैधानिक विकास तो आज हो गए एमसीक्यू। जो आपने संविधान सभा पढ़ी थी, संविधान निर्माणकारी समितियां पढ़ी थी, संविधान का निर्माण कैसे हुआ था, कितने सदस्य थे, उन सब से रिलेटेड क्वेश्चन अगले लेक्चर में मैं आपको कराऊंगा, अगले एमसीक्यू के लेक्चर में कराऊंगा। और पूरी पॉलिटी जो यूनिट 6 है, जो आपकी प्रीलिम्स है, उसके सारे लेक्चर यूट्यूब पर डल रहे हैं, आप देखिएगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको, सारे फैक्ट उसमें कवर हैं। बाकी वो थोड़ा बहुत 2%, 1%, 3% फैक्ट जो बच रहे हैं वो आपको घटना चक्र से हो जाएंगे, और घटना चक्र से आपको सारे क्या कहते हैं एमसीक्यू में अच्छे तरीके से कराऊंगा। तो आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और आपका एक भी क्वेश्चन प्रीलिम्स में आपसे गलत नहीं होगा। सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, अच्छे तरीके से। तो आप लेक्चर्स को देखो, साथ साथ एमसीक्यू के लेक्चर्स भी देखना आप, ठीक है ना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, ठीक है ना। तो कल फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ में। धन्यवाद।